नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, ये एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपको आपके प्रदेश में वो क्या सौगातें देने जा रही हैं या क्या सौगातें मिल चुकी है। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश भर में मुख्यमंत्री की क्या क्या गतिविधियां रही, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए हैं, जिनका आपसे सीधा सरोकार रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस शो की और सबसे पहले बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की। कर्नाटक के हुगली में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में कर्नाटक की बहुत यात्राएं की थी। इन यात्राओं ने उनके जीवन में बहुत मदद भी की थी। मैसूर के महाराजा ने स्वामी जी की शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज अमृतकाल में हमें अपने कर्तव्यों पर बल देते हुए और समझते हुए देश को आगे बढ़ाना है। इसके लिए युवाओं में स्वामी विवेकानंद से बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर उन्हें नमन करता हूं। पीएम ने आगे कहा, साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस को ये दिन बहुत विशेष रूप से देखा जाएगा। एक और ये ऊर्जा महोत्सव और दूसरी ओर आजादी का अमृत महोत्सव। उठो जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको, विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। सुनिए। साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिन बहुत विशेष है। एक और ये ऊर्जा महोत्सव और दूसरी ओर आजादी का अमृत महोत्सव। उठो जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। एली एद्ददेली गुरु मटवा तनका निल्लदी। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। आज अमृतकाल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोर देते हुए अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश को आगे बढ़ाना है। और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में आपदा का संकट गहराता ही जा रहा है। जोशीमठ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार जोशीमठ में एक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, जहां पर सीएम धामी ने सेना, आईटीबीपी के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों के साथ भी उन्होंने बैठक की। इसके बाद आपको बता दें, सीएम धामी ने शासन प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा, जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी जान माल की सुरक्षा करते हुए उनके लिए आगे का रास्ता बनाना हमारी प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कहा कि जिन लोगों के मकान, दुकान, व्यवसाय प्रभावित हुए हैं उन सभी को अंतरिम सहायता के तौर पर 1.5 लाख रुपए तत्कालिक रूप से दिए जा रहे हैं। प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। सुनिए। देखिए, मैं कल से यहाँ पर हूँ और सभी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर संगठन हैं, हमारे व्यापारी संगठन हैं, प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी से मिला हूँ और सभी को हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है
और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। प्राकृतिक आपदा आ गई है और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके उसका हर प्रकार से सहायता करना हमारा काम है, हम उसको करेंगे। नहीं, अभी तत्काल रूप से हम 1.5 लाख रुपए की धनराशि फौरी तौर पर अंतरिम सहायता के रूप में दे रहे हैं सभी के खातों में। आज से ही उसको डाल देंगे। आज शाम तक जो है अधिकांश खातों में वो पैसा चला जाएगा, अन्यथा कल तक सभी में चला जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी बनाई है यहाँ पर, वो कमेटी तय करेगी कि पहले भी आपदा के समय में जो लोगों के राहत के काम और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती थी, जो रेट दिए जाते थे, उन्हीं रेटों पर हम अच्छे से अच्छा रेट यहाँ पर लोगों को देंगे और सभी को जो है सहायता करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह नरसिंह भगवान के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और जोशी मठ की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आज नरसिंह स्थान पर विधि विधान से गो और गुरु की पूजा की गई, फिर भगवान नरसिंह की पूजा भी की गई। भगवान आपदा के समय हम सब की रक्षा करें। आपको बता दें, जोशी मठ में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी स्थित नरसिंह मंदिर परिसर में भी दरारें आ चुकी हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर में विराजमान रहती है। सीएम यहां हालात का जायजा लेने पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने यहां पर देखा, दिखाएंगे आपको इन तस्वीरों के जरिए। आज भगवान नरसिंह जी के स्थान पर यहाँ पर विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सब की रक्षा करें और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशी मठ शहर पर कृपा करेंगे और जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशी मठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशी मठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, भगवान हम सब पर कृपा करेंगे। हाँ, उस पर हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि चूंकि आपदा आई है, आपदा आना एक प्राकृतिक आपदा है और किसी एक कारण से आपदा नहीं आई है और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे, यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशी मठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है और सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, वो अपना आकलन कर रही हैं। एनडीएमए की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है, अनेकों जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह भी काम कर रहे हैं। उसके आधार पर जल्दी सबका आकलन करके। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के धार्मिक ग्रंथ को लेकर दिए गए बयान से सियासत गर्मा गई है। उनके बयान पर हमलावर विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया। सीएम नीतीश का कहना है कि उनको इस पूरे मामले की जानकारी ही नहीं है, वो शिक्षा मंत्री से मिलकर इस मामले में बात करेंगे, जबकि दरभंगा में बनने वाले एम्स की सीएम को जानकारी है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स का स्थल परिवर्तन होगा और सीएम नीतीश कुमार ने ये नहीं बताया कि वो नई जगह कौन सी होगी। सुनिए जरा। मानस को लेकर के उन्होंने कहा कि ये विवादित ग्रंथ है, हमको नहीं पता। चलिए अब हो गया। शिक्षा मंत्री बोले दरभंगा को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। दरभंगा एम्स के लिए तो आप जानते ही न है, हम जो चाहते थे क्या जी, हम तो चाहते थे एम्स में इसको कन्वर्ट करना, जो हमारा दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम तो ही ना चाह रहे थे। पहले मान लिए थे लोग, अब बाद में छोड़ दिए कि नहीं हम बनाएंगे, तो वहाँ पर बनाने की बात हुई कि वो रहेगा ही। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई जहाँ पर वो है ना,
उससे अलग एक दूसरा जगह पर हम लोग ले करके और बढ़िया से दे रहे हैं उनको, ताकि वहां पर बनेगा जिसमें ज्यादातर सुविधा होगी। और जो वहां पर ऑलरेडी है वहां वाला में अपना पहले से जो चल रहा है वो चलेगा। हाँ, और डेवलप करेंगे, उसको भी डेवलप करेंगे हम लोग, लेकिन और बाकी के लिए एक अलग जगह के लिए चुन लिया गया है। और अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दिन एक बार फिर से सियासी घमासान देखने को मिला है। बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली में अफसरों पर असंवैधानिक नियंत्रण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अफसरों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल देखिए। बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव एलिस वाज से नोटिस दिलवाया कि 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिए गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वसूला जाएगा। दरअसल राजनीतिक विज्ञापनों की आड़ में दिल्ली सरकार के खाते से 163 करोड़ रुपए के खर्च पर मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी नोटिस दिया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है। सुनिए। दिल्ली सरकार में जो अफसर काम करते हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले 7 साल से अवैध नियंत्रण कर रखा है, असंवैधानिक नियंत्रण कर रखा है। और बीजेपी लगातार इस असंवैधानिक कब्जे का, अफसरों के ऊपर इस असंवैधानिक कब्जे का दुरुपयोग करती रही है। किस तरह से दिल्ली सरकार के अफसरों का भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग करती रही है, इसका एक उदाहरण कल एक नोटिस के रूप में मिलता है। ये नोटिस दिल्ली के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी सचिव श्रीमती एलिस वाज जी ने जारी किया है, अरविंद केजरीवाल जी के नाम। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वाज जी ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दिया है, मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने लिखा है कि 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के बाहर विज्ञापन दिए थे उनकी वसूली अरविंद केजरीवाल जी से की जाएगी, 163 करोड़ रुपए की वसूली। और एलिस वाज जी ने अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दी है कानूनी रूप से कि आप ये 163 करोड़ रुपए जमा करो, 10 दिन के अंदर जमा करो, नहीं तो आपके ऊपर फेलिंग विच फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ विल बी टेकन इन दिस मैटर। सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वाज जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दे रही है कि 10 दिन के अंदर अंदर 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बात एलिस वाज जी की नहीं है, यह किसी आईएएस अधिकारी की नहीं है, यह इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। और दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है 2015 में, 2020 में पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत देकर चुना है दिल्ली के लोगों ने। और दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया केजरीवाल जी को कि दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम लीजिए, इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम कराइए, स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, इनसे मजदूरों के लिए काम कराइए, इनसे गरीबों के लिए काम कराइए, दिल्ली का विकास कराइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक रूप से इन अफसरों के ऊपर अपना कब्जा करके जमा के बैठी है और वो इसका दुरुपयोग करके इन अफसरों का इस्तेमाल कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टारगेट करने पे, काम नहीं करने दे रही अफसरों को। जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें ये अफसर। ये अफसरों के ऊपर नियंत्रण का, नाजायज नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल है। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश से खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर इंदौर में सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सामूहिक योग कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो जैसा सोचता है,
जैसा करता है वो वैसा ही बन जाता है। इसीलिए किसी को भी खुद को कमजोर नहीं मानना चाहिए। सीएम शिवराज ने आगे कहा, हमें खुद हमेशा मजबूत मानना चाहिए, तभी हम मजबूत बनेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं। स्वामी विवेकानंद, उनको मैं बचपन से पढ़ता रहा हूं और आपसे भी, प्रदेश के इंदौर के सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए विवेकानंद साहित्य जरूर पढ़ना। विवेकानंद जी को किस किसने पढ़ा है, जरा हाथ उठाओ। कई लोगों ने पढ़ा है, लेकिन बाकी भी जिन्होंने नहीं पढ़ा जरूर पढ़ना। और मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और उनका साहित्य मुझे काम करने की नई प्रेरणा देता है। उन्होंने पहली चीज जो बताई, जो हमको सीखना चाहिए, कि तुम कौन हो। बताऊं तुम कौन हो? अरे बताऊं कि नहीं बताऊं? इधर वालों को भी बताऊं? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो, तुम अमर आनंद के भागी हो। और उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम ना कर सको। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने आप को पहचान लो। तुम केवल हार मास के पुतले नहीं हो, ईश्वर के अंश, बेटा हो चाहे बेटी हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। और दुनिया में बड़े से बड़ा काम तुम कर सकते हो। दुनिया में कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते? और इसलिए आज विवेकानंद जयंती पर, युवा दिवस के अवसर पर, ये तय कर लो कि हम सामान्य जीवन नहीं जिएंगे, अपने जीवन में बड़ा काम करेंगे। सूर्य नमस्कार में सारे आसन लगभग कवर हो जाते हैं। जो सूर्य नमस्कार में अलग अलग मुद्राएं हैं, उसमें सब आसन कवर हो जाते हैं। मैं भी रोज करता हूं, कभी कभार छूटता है, बस जब कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि ना कर पाए, लेकिन रोज करता हूं। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पर अहमदाबाद के बकरोल में सरदार पेट्रोल स्टेशन पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आजादी की यादें संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, जिन्होंने आजादी में कुर्बानी दी। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और देश के 400 वर्षों के इतिहास को इस संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। इस म्यूजियम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस समेत कई राष्ट्रीय नायकों की कहानियों को बेहतरीन लाइटिंग सेटअप के साथ दिखाया गया। इसके साथ ही आजादी की याद थीम पर बने म्यूजियम के जरिए देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। इस संग्रहालय में भारत की तरफ से कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में की गई प्रगति को भी प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान को भी नोट किया गया है। संग्रहालय में प्राचीन शासकों से भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें और सूचियां भी हैं। और इसी के साथ इस खास शो में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।